नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ इलाहाबाद चित्रकूट झांसी मंडल के विधान परिषद प्रत्याशी जो बहुजन समाज पार्टी से सपोर्टेड हैं, बहादुरपुर ब्लॉक के पूर्व ब्लॉक प्रमुख भी रहे हैं, हरिश्चंद्र पटेल जी हैं। आज हम हरिश्चंद्र पटेल जी से तमाम बातें जो स्नातक चुनाव से संबंधित है करेंगे। पटेल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टॉक शो में। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, ये इलाहाबाद चित्रकूट झांसी इतना बड़ा जो है मंडल बना दिया, इतना बड़ा क्षेत्र बना देते हैं विधान परिषद का, हमें लगता है सबसे बड़ा क्षेत्र होगा। आप लोग कैसे इसको मैनेज करते हैं? इलाहाबाद झांसी मंडल 10 जिलों का क्षेत्र है, जो इलाहाबाद, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, ये सब पूरा क्षेत्र लिया जाता है। ये बहुत लंबा क्षेत्र उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्र है और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला क्षेत्र है। इसमें दिक्कतें तो जरूर होती हैं, लेकिन यह एक शासन की नीति है और एमएलसी का चुनाव है, इसलिए इसको जितना संभव होता है हम लोग इसको कवर करने का प्रयास करते हैं। अच्छा नेताजी, आप एक चीज और बताएं कि ये एमएलसी के चुनाव में लोग जागरूक कम होते हैं। 10 जिले का मतलब, अगर एक जिले में औसतन, यहाँ इलाहाबाद में तो 60 लाख जनसंख्या है, औसतन अगर हम 20 लाख जनसंख्या, 30 लाख जनसंख्या माने तो लगभग जो है 3 करोड़ तक जनसंख्या हो जाती है। कम से कम 1 से 1.5 करोड़ वोट होने चाहिए, 1 करोड़ वोटर तो होने ही चाहिए, लेकिन वोटरों में जागरूकता नहीं होती। इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? देखिए, इसमें महत्वपूर्ण है कि इस चुनाव के प्रति लोगों में जागरूकता कम हुआ है, लोगों में जागरूक कि नहीं किया गया है। इसमें जो वोटर होता है वह ग्रेजुएट होता है और जब चुनाव होता है तो उससे 3 साल पहले का ग्रेजुएट होना चाहिए। नंबर 1। और लोगों का रुझान इस चुनाव में बहुत ही कम होता है। जो वोट बनते हैं या जो वोट बनाए जाते हैं वही लोग इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। आम जनता इसमें बहुत इंटरेस्ट नहीं लेती। हाँ, जबकि लेना चाहिए। अच्छा सर, आप लोग जब एमएलसी बनते हैं, जो स्नातक क्षेत्र के निर्वाचित एमएलसी होते हैं, उनका तो पूरा क्षेत्र होता है, उनका कार्य क्षेत्र क्या होता है? वो भी आम विधायक और आम एमएलसी की तरह सड़क खड़ंजे और पानी का ही काम करते हैं, या जो है वो कुछ अलग हटके काम करते हैं, क्योंकि वो गए तो स्नातक क्षेत्र से होते हैं? देखिए, इसमें है कि जो विधायक काम कर, दोनों विधायक हैं, एमएलसी भी विधायक है और एमएलए भी विधायक ही होते हैं, और सब कार्य करने का जो उनको अधिकार है एमएलए को, वही एमएलसी को अधिकार है। अच्छा, इसमें यहाँ पर जो है हमारा 2 खंड आ जाता है, बुंदेलखंड और ये तराई और बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड में कुछ अलग योजनाएं गवर्नमेंट देती है जो एमएलसी के माध्यम से कराया जाता है, या कुछ योजनाएं इसमें होती हैं जो एमएलसी के माध्यम से कराया जाता है। बिल्कुल। और कार्य में कोई अंतर नहीं होता है कि ग्रेजुएट है इसलिए हम ग्रेजुएट का ही करें। नहीं, वो मतलब होता ना कि हम शिक्षा संबंधित कोई काम करेंगे। अक्सर जो स्नातक क्षेत्र का चुनाव लड़ते हैं वो शिक्षा से क्षेत्र से जुड़े होते हैं। जी, मैं यही जानना चाह रहा था कि क्या शिक्षा से क्षेत्र में जो समस्याएं हैं आप लोग उसको विधान परिषद में उठाते हैं या नहीं उठाते हैं, या फिर वही हैंड पाइप और लोगों की झगड़े का ही? नहीं, इसको जो देखिए, यहाँ ग्रेजुएट चुनाव है, पढ़े लिखों का चुनाव है। हमारा ये मानना है कि जो पढ़े लिखे का चुनाव है, तो हम जो शिक्षा है, चिकित्सा है, दवाई है, तमाम समस्याओं के संबंध में, किसानों की समस्याओं के संबंध में उसको उठाना चाहिए। और हमको अधिकार उठाने का। आज जो बेरोजगारी है, युवा ही बेरोजगार है। यानी आप सोचिए कि एक ग्रेजुएट वो रुचि नहीं लेता है, स्नातक चुनाव में रुचि नहीं लेता है, कि जबकि इट इज हिज राइट, उसको जो है कॉस्ट करना चाहिए, उसको अपना जागरूक होकर मतदाता सूची में अपना नाम डालना चाहिए, लेकिन ऐसा लोग नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही है आपका कहना। ये बेरोजगारी का जो आलम है ये युवाओं में ज्यादा है और शैक्षिक वर्ग में ज्यादा है। मैं तो ये जानना चाहता हूँ, आप भी प्रबंधक हैं अपने स्कूल के, तमाम आपके स्कूल से लोग निकलते हैं, इन लोगों के लिए आपने क्या सोचा है कि आप अगर एमएलसी बनते हैं तो आप इनके लिए कुछ करना चाहिए? देखिए, हमारी योजना है कि युवाओं के लिए एक तो सबसे महत्वपूर्ण है उनको जागृत करना, और ये भी तय मान के चलिए कि सरकारी नौकरियों में सारे युवक एडजस्ट नहीं हो सकते। हमारा ये भी कहना है कि जो उद्योग धंधे हैं उनको सरकार अपने स्तर से नौजवानों को प्रशिक्षित करे, और जो उद्योग धंधे छोटे उद्योगों में लगाए जा सकते हैं नौजवानों के लिए, उनको सरकार लगवाए छोटे उद्योग में, उनको बड़ी फैक्ट्रियों में न लगाए। जैसे एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा आपको कि जो चिप्स है, चिप्स का धंधा
हम छोटे उद्योगों में भी कर सकते हैं। हाँ, कुटीर उद्योग में भी बना कुटीर है, उद्योग उसको में प्रोत्साहित कार्न कर सकते फ्लेक हैं। का धंधा हम कुटीर उद्योग में कर सकते हैं। तमाम इस तरह से है धंधे। तो इसको बहुत बड़ी फैक्ट्रियों में दे करके 100 करोड़ लगवाने का कोई औचित्य नहीं होता हाँ, है। कुल मिला के ऐसी जी। चीजों को जो है डेवलप करना चाहिए। आज की सरकारें जो सड़क पर ज्यादा खर्च कर रही है, बिजली पर ज्यादा खर्च कर रही है, सड़कें चौड़ी चौड़ी होती जा रही है, हवाई अड्डे बनते जा रहे हैं, होटल्स बनते जा रहे हैं, इसमें रोजगार कम जो है डेवलप हो पा रहा है। सरकारों की पॉलिसी होनी चाहिए कि रोजगार डेवलपिंग क्षेत्र में ज्यादा काम हो। इस पर हरिचंद पटेल जी का क्या विचार है? जब तक हमको छोटे उद्योग स्थापित नहीं होंगे, तब छोटे उद्योग स्थापित नहीं गांव स्तर पर, तब तक हमको उद्योग नहीं, नौकरी नहीं मिल सकती, काम नहीं मिल सकता। हम आज का नौजवान सिर्फ नौकरी तलाशता है और नौकरी आज मान ली 1 करोड़ नौजवान बेरोजगार है, तो कोई सरकार आवे 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी नहीं दे सकती। तो उसमें हमको एक विकल्प बनाना पड़ेगा कि अगर हम 1 लाख नौकरी दें तो 99 लाख नौजवानों को दूसरे धंधों में लगाना चाहिए और तभी हम निश्चित तौर पर नौजवानों को रोजगार दे पाएंगे। अच्छा नेताजी, आप एक बात बताइए कि जैसे कि स्नातक क्षेत्र में इतने कम वोटर होते हैं, आप लोग 10 जिलों को मैनेज करते हैं जी, तो इसका संचालन एक टफ काम भी है। आखिर कैसे वोटरों को निकालते होंगे, कैसे पहचानते होंगे कि ये हमारा वोटर है? क्या ऐसे वोटर लिस्ट में सभी के एड्रेस और सारी चीजें होती हैं? देखिए, वोटर लिस्ट में एड्रेस होता है, उस एड्रेस के आधार पर हम लोग वोटरों से मिलते हैं। कभी कभी ये भी होता है कि हम व्यक्तिगत मिलते हैं, पोस्ट कार्ड के माध्यम से मिलते हैं, टेलीफोन के माध्यम से मिलते हैं, या सोशल मीडिया के माध्यम से मिलते हैं। तमाम माध्यम है जिसके जरिए हम मिल करके अपनी बात उन तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। मतलब कि वो आपको विचारधारा, अच्छा पार्टियां सपोर्ट करती हैं, पार्टियां तो टिकट देती नहीं है डायरेक्ट। जी नहीं, जैसा कि कहा जा रहा है कि जैसा कहा जा रहा है कि हरिचंद पटेल जी को यानी आपको बहुजन समाज पार्टी ने सपोर्ट किया है। जी जी जी। तो बहुजन समाज पार्टी के वोटर आपको वोट करेंगे, उन तक आप ही पहुंचेंगे या बसपा के संगठन के लोग? जो देखिए, हमारे जो बसपा के लोग हैं वह पूरी तौर पर सक्रिय हैं और जो अभी हमारी मंडल इलाहाबाद मंडल में बैठक हुई थी और कौशाम्बी में बैठक हुई, चित्रकूट में हुआ, तो जो हमारे बसपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं मुनकाद अली साहब, अशोक गौतम जी हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, ये लोगों ने, सब लोगों ने कार्यकर्ताओं से कहा कि भाई ये जो है समर्थित उम्मीदवार हैं बसपा के, इनको ये सब लोग लग करके जिताने का कार्य करें। चलिए, आप अच्छा लगा कि आप बहुजन समाज पार्टी के समर्थित उम्मीदवार हैं और बहुजन समाज पार्टी के सारे कार्यकर्ता आपको वोट भी देंगे जो वोटर होंगे। इसके अलावा आपका व्यक्तिगत प्रयास भी होगा? जी हाँ, बिल्कुल व्यक्तिगत हम प्रयास है, केवल एक पार्टी देखे व्यक्तिगत प्रयास है। और इसके साथ साथ देखिए, हमारा हम लोगों का महाविद्यालय एसोसिएशन है और जिसका मैं अध्यक्ष भी हूँ। अच्छा। तो उस महाविद्यालय एसोसिएशन ने भी हमको सपोर्ट किया है और हमारे जो महाविद्यालय हैं वह बड़े पैमाने पर लगे हुए हैं कि हमारा प्रतिनिधि विधान परिषद में पहुंचे। महाविद्यालयों के सब वोटर भी होंगे? बहुत है। अपनी जीत में आप हरिचंद पटेल जी अपने टक्कर में किसको मानते हैं? मान सिंह यादव को या जगदीश शर्मा? मैं किसी को नहीं मानता। हाँ, मैं हमारे उसमें मैं किसी को नहीं मानता हूँ। मैं सिर्फ अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि जो हमारे नौजवान हैं, हमारे महाविद्यालय हैं, हमारे बीएसपी के कार्यकर्ता हैं और हमारे गांव के लोग हैं, क्योंकि हमने इसमें गांव को मुख्य आधार बनाया। अच्छा नेताजी, एक चीज बनाए, अच्छा गांव में आपने वोटरों को डेवलप किया, वोटरों को हमने मुख्य आधार बनाया। अच्छा, और ये है, देखिए आज ये भी बड़ी भारी बहुत बड़ी समस्या है हम लोगों के सामने। ये तिवारी जी, जो स्थिति है, एक समय आता है कि हर व्यक्ति जब बुजुर्ग हो जाता है तो उस समय कभी कभी या तमाम परिस्थितियां दिखाई पड़ती है, उसके पास जीने का कोई सहारा नहीं होता है। अच्छा, क्योंकि लड़का अपने मस्त, हाँ बिल्कुल, सब तमाम चीजें परिवार अपने जिम्मेदारियों में लगा हुआ है, उसके जीने का कोई सहारा नहीं रहता कि किसको उसको वो राजनीति करना चाहता है। नहीं, तो मेरा अपना एक है कि चाहे वो नौकरी पेशा का व्यक्ति हो, चाहे किसान का बेटा हो, चाहे मजदूर का हो, यदि वह बुजुर्ग हो जाता है
वो 60 साल की उम्र पार करता है तो उसको सम्मान पूर्वक जीने लायक पेंशन गवर्नमेंट को देना चाहिए। ये स्कीम होनी चाहिए। ये हमारा एक बिल्कुल स्पष्ट नीति है कि 60 साल के बाद कोई भी हो, यानी मतलब अगर हरिचंद पटेल जी चुनाव जीत के विधान परिषद में जाते हैं तो ये बात अपनी उठाएंगे। ये हमारा अहम मुद्दा होगा, ये हमारा अहम मुद्दा होगा। अच्छा नेताजी, आजकल लोग पार्टियां बदल दे रहे हैं और विधान परिषद में भी ऐसे हो रहे हैं, क्योंकि विधान परिषद में होता क्या है कि यहाँ भी पारित कराना जरूरी होता है। 5 ही राज्य हैं भारत के जहाँ विधान परिषद है, नहीं तो विधान परिषद है नहीं। ऐसी कंडीशन में तमाम विधान परिषद सदस्य जो है वो इस्तीफा दे करके दूसरी पार्टियों में चले जा रहे हैं या पलट जा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी का अगर आप चुनाव जीतते हैं तो आपकी क्या रणनीति होगी? भाजपा वाले तो बहुत डोरे डालते हैं विधायकों के ऊपर। देखिए, स्थिति ये है कि हम लोगों का एक स्वभाव अलग से रहा है, जिंदगी हो गई और हमारा जो स्वभाव रहा है कि कभी भी भाजपा डोरा डाले, लेकिन जो भाजपा की नीति है वो नीति हम लोगों के गले के ऊपर नहीं है, मतलब सांप्रदायिक नीति, कट्टरता की नीति। और क्योंकि देश एक है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सारा एक है हमारा। यदि हाँ उसमें कोई अपराधीकरण करता है जो किसी जाति किसी धर्म का हो, उसके साथ कोई भी वो नहीं बरतना चाहिए। आप तो ब्लॉक प्रमुख भी रहे हैं और बहादुरपुर से, और अभी तो मेयर और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव भी जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव कहा जा रहा था कि डायरेक्ट जनता से होगा, लेकिन अब तो नहीं हो पाएगा, हमें नहीं लगता कि हो पाएगा। तो दोबारा विधान परिषद के बाद या पहले कुछ आपके दिमाग में आया कि हाँ हमें ये भी चुनाव लड़ना चाहिए? साहब, हम विधान परिषद में पहुंचेंगे और हमारी अपनी तैयारी है। हाँ, तो विधायक बनेंगे तो फिर और उसके बाद हम किसानों के, नौजवानों को मुद्दों को लेकर के बाहर और अंदर जितना संभव हो सकेगा, मैं नहीं कहता मैं सब कुछ कर लूंगा, लेकिन जितना संभव होगा नौजवानों को मुद्दों को लेकर के, शिक्षा के मुद्दों को लेकर के, और जो हमारे नौकरी पेशा के लोग हैं, रिटायर हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, उनके पेंशन को लेकर के अंदर हो या बाहर हो, हम हर जगह संघर्ष करने का। अच्छा सर, ये बताइए, ये चुनाव जो है स्नातक का चुनाव जो झांसी, इलाहाबाद, चित्रकूट मंडल का है, ये कुछ ही उम्मीदवारों में सीमित रहेगा दलीय सपोर्ट पर, या फिर कुछ अन्य उम्मीदवार भी कुछ प्रभाव डाल पाएंगे? देखिए तिवारी जी, ये चुनाव ऐसा है कि हम कितना वोट बना पाए हैं महत्वपूर्ण है। पठाधीसी कितनी हुई है? हमारे लोगों ने कितना वोट बनाया है, कितने वोट बनाने के लिए संपर्क किया है। अच्छा सर, एक चीज हमने और सुना है अभी कि जो पुराने वोट होते हैं वो कंटिन्यू नहीं होते। नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आ गई है, जो पुराने वोट है वो सब स्वतः समाप्त हो जाएंगे। हाँ। जब चुनाव आएगा तब नए वोट नया वोट बनता है। तो सभी लोग हर बार इनरोलमेंट, हर 6 साल पे इनरोलमेंट नहीं कराना चाहते हैं, जिसकी वजह से कम हो जाता है। जिसकी वजह से कम हो जाता है। चलिए सर, मेरा अंतिम सवाल, हम लोग जो है अपने पड़ाव की तरफ पहुंच रहे हैं। अब आप जो है स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं को हरिचंद पटेल जी क्या संदेश देना चाहेंगे? अब देखिए, आपने आपको बताया कि बेरोजगारी, शिक्षा, पेंशन और आरक्षण, जो हमारा नौजवान है, चाहे वो हमारा जनरल कैटेगरी का नौजवान है, चाहे बैकवर्ड और बीसी या एससी कैटेगरी का नौजवान है, सबको समान रूप से आरक्षण मिलना चाहिए। एक, और जो सरकार की पॉलिसी है वो सरकार की पॉलिसी सरकार लागू करे कि सामान्य वर्ग को भी, जो गरीब है उनको भी सुविधा मिले, जो बैकवर्ड और एससी है उनके आरक्षण का प्रतिनिधित्व पूरा किया जाना चाहिए। सर, आप मनोज तिवारी टॉक शो में आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे मनोज तिवारी टॉक शो, और मेरे साथ में थे विधान परिषद का चुनाव लड़ रहे इलाहाबाद, झांसी, चित्रकूट मंडल के बसपा प्रत्याशी हरिचंद पटेल। ऐसे ही हम आपको माने जाने नेताओं से मुलाकात करवाते रहेंगे। देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक।